जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, आज हम जून 2023 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, यहां पर मैंने टॉप 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। भारत का आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स तो पूछा जाता है। बस आपने इस क्लास को रेगुलरली फॉलो कर लिया तो आपका करंट अफेयर्स का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। हर एक प्रश्न को हम यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मेंस डबल्स टाइटल एट इंडोनेशिया ओपन 2023? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज इन दोनों ने मिलकर के इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, ऐसी पहली भारतीय जोड़ी बन गई है जिन्होंने इंडोनेशिया ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने किसको हराया है। तो देखिए, मलेशिया के हारून चिया और वेई येक सो, इन दोनों को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। चिराग सात्विक की जो जोड़ी है, इन्होंने BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का टाइटल जीता और पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। अब दोस्तों, यहां पर हम अलग अलग विनर्स के नाम को भी समझ लेते हैं। इंडियन ओपन 2023 के अन्य विजेता आपसे पूछे जा सकते हैं। मेंस सिंगल्स का टाइटल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। वीमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है चेन यूफेई। किसने जीता है? चेन यूफेई, जो कि चाइना की है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैच का आयोजन कहां पर किया गया था, तो जकार्ता, इंडोनेशिया में इस मैच का आयोजन किया गया था 13 से लेकर 18 जून के बीच में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां पर आपको इसकी डिटेल्ड पीडीएफ फ्री में मिलेगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। दोस्तों, रात को 8 बजे यहां पर करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, तो आप डेली टेस्ट को भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, जिसके लिए शुभंकर मोगा लॉन्च किया गया है? वेयर विल बी 37th नेशनल गेम्स 2023 विल बी हेल्ड फॉर विच द मस्कट मोगा हैज बीन लॉन्च्ड? तो देखिए, जो मोगा है, ये 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है, ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो गोवा में अक्टूबर नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया है। इंग्लिश मीडियम के जितने भी छात्र हैं वो हमारे साथ एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं। देखिए, मोगा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मोगा एक बाइसन है जो चुनौतियों से पार करने के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इसमें 43 सब्जेक्ट की प्रतियोगिताएं होंगी, कंपटीशन होगा। यहां पर एक नया गेम शामिल किया गया है, इसका नाम है गतका। तो पंजाब से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म है गतका, जिसको हाल ही में शामिल किया गया है। देखिए, पिछले साल कहां पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? तो गुजरात में। और इसका मस्कट क्या है? इसका शुभंकर क्या है? सावज इसका शुभंकर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नेशनल गेम्स में किसने सबसे पहले स्थान पर, कौन सबसे पहले स्थान पर रहा, तो सर्विसेज रहा 128 मेडल। दूसरा प्लेस महाराष्ट्र का रहा 140 मेडल के साथ, और थर्ड प्लेस हरियाणा का था, जो कि 116 मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? भवानी देवी हैज वॉन विच मेडल इन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप? तो भवानी देवी ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, भवानी देवी ने इस चैंपियनशिप का आयोजन जहां पर हुआ, चीन के वुशी में आयोजन किया, यहां पर इन्होंने जीता है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप, और महिलाओं की सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक जीत करके एक इतिहास रच दिया है। दोस्तों, भवानी देवी इस कंपटीशन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। यह बात आपको याद रखनी है, यह पूछा जा सकता है। देखिए, भवानी उज्बेकिस्तान की जैनाब दयाबाकोवा से हार गई सेमीफाइनल मैच में,
तो हमें संतुष्टि करनी पड़ी ब्रॉन्ज मेडल के साथ। देखिए यहां पे दोस्तों बात आ रही है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की। तो पहली चैंपियनशिप 1973 में आयोजित की गई तेहरान में। 2007 से हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में एक्स खान क्वेस्ट 2023 ये किस देश में शुरू हुआ है? एक्स खान क्वेस्ट 2023 हैज बिगन इन विच कंट्री? तो देखिए एक्स खान क्वेस्ट 2023 इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया। कहां पर? मंगोलिया में एक्स खान क्वेस्ट 2023 चैंपियनशिप का एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। दोस्तों इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया। यह एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज यानी इसमें बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है जो कि 19 जून को मंगोलिया में शुरू हुआ है। देखिए उद्घाटन के समय मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखनागिन सूर्यसुख ये इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बहुत सारे युद्धाभ्यास के बारे में बताने वाला हूं। भारत और सिंगापुर के बीच में 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 का आयोजन किया गया। भारत जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, सिन्यू मैत्री अभ्यास और तर्कस वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। आपको ये सारे एक्सरसाइज भी याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। क्या नाम है इनका? स्वामीनाथन। यहां पर जो जानकी रमन है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। दोस्तों दिनेश कुमार खारा की बात करें तो ये एसबीआई के चेयरमैन हैं। रवि सिन्हा हाल ही में रॉ के क्या बनाए गए हैं? चेयरमैन बनाए गए हैं। और गोपी चंद हिंदुजा ये हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन बने हैं। आपको अन्य ऑप्शन को भी याद करते चलना है, ठीक है। चलिए आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे सबसे पहले गवर्नर, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, ठीक है। वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर और टी रविशंकर। ये 4 ऐसे डिप्टी गवर्नर हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है ये रहा, पेट्री ऑर्पो किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं? पेट्री ऑर्पो हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो पेट्री ऑर्पो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। किसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों फिनलैंड की जो संसद है उनके द्वारा पेट्री ऑर्पो को देश का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। देखिए इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ओर्पो को संसद के 107 सदस्यों का इन्हें समर्थन मिला है, इन्हें मेजॉरिटी मिली है। और ओर्पो ये जो है इन्होंने सना मरीन की जगह ली है। आपसे पूछा जा सकता है सना मरीन की जगह किसने ली है? पेट्री ऑर्पो ने ली है। दोस्तों ओर्पो को नियुक्त किसने किया है? तो वहां की जो प्रेसिडेंट है साउली निनिस्तो, इन्होंने नियुक्त किया है। यहां पर हम और भी प्रेसिडेंट के नेम को समझ लेते हैं। तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं बोला टिनुबू, और साइप्रस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी जी ने प्राइवेट डिनर के दौरान यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कौन सी पुस्तक उपहार में दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच बुक हैज बीन गिफ्टेड बाय पीएम मोदी टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ड्यूरिंग अ प्राइवेट डिनर? तो ये अभी आप सभी को पता है कि अमेरिका की ये अभी विजिट पे थे और इनको इनवाइट किया गया था, स्टेट विजिट के दौरान ये थे। तो उस समय ये जब गए तो इन्होंने 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद भेंट की, गिफ्ट में दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी अमेरिका की 8वीं यात्रा के दौरान इन्होंने ये भेंट की। दोस्तों पहली बार, ये बात आप याद रखिएगा, पीएम मोदी जी की ये पहली स्टेट विजिट है। दोस्तों स्टेट विजिट क्या होती है? तो स्टेट विजिट जब कोई दूसरे देश का राष्ट्र अध्यक्ष इनवाइट करता है किसी दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को, तो उसे हम कहते हैं स्टेट विजिट। और पीएम मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इसके पहले थे मनमोहन सिंह जो कि स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे
और भारत के प्रधानमंत्री दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। इन्होंने 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड भी गिफ्ट दिया जिल बाइडेन को। इसके अलावा मैसूर के चंदन से बना एक खास बॉक्स भी गिफ्ट किया है, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया था। यह बॉक्स देख पा रहे हैं जिसे गिफ्ट किया गया था। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी यहां पर समझौते हुए हैं। कंप्यूटर चिप बनाने वाली जो कंपनी है माइक्रोन, गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र स्थापित करेगी, हाल ही में फैसला किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में 23 नंबर का आईफा अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? Who has won the best film award at 23rd आईफा अवार्ड्स 2023? तो इसका राइट आंसर होगा दृश्यम 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? दृश्यम 2। 23वां आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। और इस अवार्ड्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया, जो कि यूएई में है। 2023 में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 को मिला है। बेस्ट डायरेक्शन आर माधवन को मिला है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ऋतिक रोशन को मिला है विक्रम वेधा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल मोनी रॉय को मिला है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। यहां पर मैंने पूरी लिस्ट किए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको इसकी पूरी पीडीएफ फ्री मिल रही है। तो आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर मैं पूरा बताता चलूंगा तो ये लेक्चर 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम बोलते हैं रॉ, हाल ही में इसके प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द हेड ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? तो देखिए, रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। क्या नाम है इनका? रवि सिन्हा इनका नाम है। दोस्तों, यहां पर अन्य ऑप्शन भी है, इसे भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन में उत्तम लाल थे, जो एनएचपीसी के डायरेक्टर बने हैं। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद बने हैं। सुबोध कुमार सिंह एनटीए के डीजी बने हैं। दोस्तों, ये किनका स्थान लेंगे? रवि सिन्हा। ये जो है सामंत कुमार गोयल, इनके स्थान पर नियुक्त किए गए, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। देखिए, रॉ की बात करते हैं तो रॉ जो है एक विदेशी खुफिया एजेंसी है, ठीक है। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है, जो कि जानकारी इकट्ठा करती दुनिया भर से, ताकि भारत को मदद मिल सके। तो एक गुप्तचर एजेंसी है, ठीक है, ताकि भारत की नीति ने जो है पॉलिसीज है उस पर हेल्प मिल सके। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1968 में स्थापित हुई थी। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? Who will be given the गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021? तो देखिए, गीता प्रेस को। इसका सही उत्तर क्या होगा? गीता प्रेस। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। गीता प्रेस आपको गोरखपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि 2021 का इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, 2021 का दिया गया है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? इनका नाम है श्री जयदयाल गोयंदका, ठीक है। और गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, बात कर लेते गांधी शांति पुरस्कार की। 1995 में इसकी शुरुआत की गई है और हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता, भारत के नागरिकों को ही नहीं, किसी भी राष्ट्रीयता के, किसी भी नस्ल के, किसी भी भाषा, जाति, पंथ, लिंग के कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें यह अवार्ड, उन्हें यह पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला प्रश्न रहा, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded जर्मन बुक ट्रेड्स पीस प्राइज 2023? तो जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार मिला है सलमान रुश्दी को। किसको मिला है? सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, यहां पर अन्य ऑप्शंस भी थे, हम वहां भी उसको डिस्कस करेंगे। गीतांजलि श्री की बात करें तो 2021 का इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को मिला है। ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है?
तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जर्मन ट्रेड पुरस्कार, जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्र और संस्कृतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा दिया है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 1950 में। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार घोषित हुए, उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। दामोदर मौजो को 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है एक प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार है और लिटरेचर पुरस्कार है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। किसके लिए मिला है? टाइम शेल्टर के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? Who has been awarded the Olympic order by the International Olympic Committee? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ये कौन है? ये WHO के महानिदेशक हैं। इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से हाल ही में सम्मानित किया गया है और आईओसी ने इन्हें सम्मानित किया है। अब इन्हें क्यों सम्मानित किया गया, इसे समझते हैं। आप सभी को पता है कोविड-19 बहुत बड़ी महामारी आई और बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस वक्त टोक्यो 2020 ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो इन्होंने अपने प्रयासों से, आपको पता है कि WHO ने कितना प्रयास किया दुनिया भर में कोविड को खत्म करने का, तो उस हिसाब से उस सम्मान के लिए डॉक्टर टेड्रोस को चुना गया, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको ओलंपिक्स के बारे में बता देता हूं। 2024 में ओलंपिक होने वाला है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। लॉस एंजलिस में 2028 यूएसए में ओलंपिक्स होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में 2032 का ओलंपिक होने वाला है और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होगा इटली में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड पीएम किसान मोबाइल ऐप? तो पीएम किसान मोबाइल ऐप को भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। दोस्तों, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इस एप्लीकेशन से किसानों को क्या फायदा होगा? तो किसान जो है केवाईसी की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स भरेंगे और उनको फायदा मिलेगा 6,000 रुपए एक साल का। दोस्तों, पीएम किसान योजना अगर आपको याद होगी, इसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपए तक मिलेगा। किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान की जाएगी किसी भी प्रकार के किसान को। अगला प्रश्न रहा, स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? Who has won स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? तो प्यारे दोस्तों, स्क्वैश विश्व कप को जीता है मिस्र ने। किसने जीता है? मिस्र ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और यह 13 जून से लेकर 17 जून तक आयोजित किया गया। मिस्र ने किसको हराया? तो मिस्र ने मलेशिया को हराया है, 2-1 से हरा दिया है। और दूसरे स्थान पर मलेशिया था, तीसरे स्थान पर भारत और जापान दोनों थे तीसरे प्लेस पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और भारत का ये 54 नंबर का टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट में 53 टाइगर रिजर्व है। अब जब ये जुड़ जाएगा तो भारत का ये 54 नंबर का ये टाइगर रिजर्व बनने वाला है। दोस्तों, ये 7वां है एमपी का। नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर के इसे बनाया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के दमोह सागर जिलों के बीच ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने वाला है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। देखिए, सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? एमपी में है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक में है, 526 टाइगर एमपी में है। और आपको बता दूं, पूरे भारत में 3167 टाइगर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर भारत में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत टाइगर को कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है। फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 इसे किसने जीता है?
हु हैज वॉन द फुटबॉल हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। तो हीरो कॉन्टिनेंटल कप को इस बार भारत ने जीत लिया है और भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 9 से लेकर 18 जून 2023 में ये भारत में ही इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो कलिंगा स्टेडियम है जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है, ये यहां पर आयोजित किया गया और इस बार इसका 5th एडिशन था। देखिए भारत जो है दूसरी बार विजेता बना है और पहली बार 2018 में बना था। दोस्तों भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने लेबनान को हराया है, तो रनर अप लेबनान रहा है। दोस्तों हीरो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप की बात करें तो सबसे ज्यादा गोल सुनील छेत्री ने किए 2, और फिर यहां पर देखिए ललिंजुलो छंगटे, इन्होंने 2 गोल किए और ये भारत की तरफ से किए। सबसे बेस्ट खिलाड़ी संदेश झिंगन थे भारत की तरफ से। अगला प्रश्न ये रहा, यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड यूरोपियन एसे प्राइज? तो यूरोपियन एसे प्राइज हाल ही में अरुंधति राय को मिला है। किसे मिला है? अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पर अन्य ऑप्शन भी है, उससे भी डिस्कस करते हैं। वॉर एंड वीमेन डॉक्टर एम ए हसन ने लिखा है। रेस समाधि गीतांजलि श्री ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स लिखा है। ठीक है, अरुंधति राय की बात करते हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन्हें 45 नंबर का यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अरुंधति राय की यहां पर एक पुस्तक है, इसका नाम है आजादी। 2021 के लिए विशेष रूप से फ्रांसीसी ट्रांसलेशन किया गया, जिसमें इन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिला, बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया? कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन बनाए गए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए VVR सुब्रमण्यम की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? VVR सुब्रमण्यम, हाल ही में बनाए गए हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इमेज में आप देख पा रहे हैं, इन्हें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अभी अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए CVC की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भी भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया और पद की शपथ दिलाई है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात कर लेते हैं तो ये भारत में एक सर्वोच्च सतर्कता संस्था है जो भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई गई है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, केवल पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है। जो भी रिपोर्ट अपने तैयार करते हैं ये भारत के प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करते हैं। चलिए T20 वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन T20 वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप 2023 टाइटल? तो देखिए T20 वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप किसने जीता है? तो इस बार भारत ने जीता है T20 इमर्जिंग एशिया कप, वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप भारत ने जीता है। दोस्तों महिला इंडिया ए ने इस बार इतिहास रच दिया और वीमेंस इमर्जिंग एशिया कप को जीत लिया है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में किससे हराया है? तो इन्होंने महिला बांग्लादेश ए टीम को हरा करके अपने नाम इस खिताब को कर लिया है। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? पूछा जा सकता है, लिखिएगा। इसका आयोजन हांगकांग में किया गया था। कहां पर किया गया था? हांगकांग में किया गया था। इसमें इन सारी टीमों ने हिस्सा लिया, भारत सहित इन सारी टीमों ने हिस्सा लिया है। देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो भारत की श्रेयंका पाटिल ये प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित हुए हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, पॉलिटेक्निक चलो अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? पॉलिटेक्निक चलो कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट? तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है, तकनीकी शिक्षा को प्रमोट करना। इसका इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना और इसकी शुरुआत वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के सीएम आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। ठीक है, इसके अलावा यूपी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे एल्डर लाइन। यूपी सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश हॉकी ने 13 नंबर की हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को भी जीता है। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेंडर गैप रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया, भारत को इसमें कौन सी रैंक मिली है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? तो देखिए, इसमें भारत की रैंक 127 है, जो सुधरी है। पहले से भारत की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है। भारत 127 प्लेस पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष भारत 135 प्लेस पर था, अब भारत में इसमें सुधार देखने को मिला है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा देश है जो सबसे ऊपर है, तो यह है आइसलैंड। लगातार 14 सालों से दुनिया का सबसे ज्यादा लिंग समानता वाला देश बना है। इसके बाद नाम आता है नॉर्वे का, फिनलैंड का, न्यूजीलैंड का और स्वीडन का। क्लियर है? और 2006 से ये जेंडर गैप रिपोर्ट हर साल प्रकाशित की जा रही है, जो पुरुष और महिलाओं के बीच में असमानता की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया 2023। इसके अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा चुना गया है? विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। तो सबसे रहने योग्य शहर वियना बना है। देखिए, वियना जो कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और दुनिया में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर वियना को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है ग्लोबल। अब देखिए, यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और न्यू दिल्ली इसमें 141 नंबर पर है, और मुंबई इस पर न्यू दिल्ली मुंबई एक साथ 141 पर है, और चेन्नई 144 प्लेस पर है। अहमदाबाद और बेंगलुरु 147 और 148 प्लेस पर है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा देश सबसे ज्यादा रहने योग्य नहीं है, तो यह है सीरिया की कैपिटल दमिश्क। ठीक है, चलिए। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे हम एसएफबी बोलते हैं, इसके एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? हु हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो देखिए, ये है पीएन वासुदेवन। क्या नाम है इनका? पीएन वासुदेवन नाम है। दोस्तों, इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यह 2016 में स्थापित हुआ, और एक प्रकार का फाइनेंस यानी लोन प्रोवाइड करने वाला है ये बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पीएन वासुदेवन ने, आरबीआई ने इन्हें नियुक्त किया है, 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया है। अगला प्रश्न ये रहा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, हर साल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। हम कब मनाते हैं? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। दोस्तों, यहां पर हम अन्य ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? 20 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून को मनाते हैं। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जून को मनाते हैं, और पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अब दोस्तों, यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बता देते हैं कि इस बार जब 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो मुख्य अतिथि कौन रहे? यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, भारत के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है जगदीप धनखड़। 21 जून 2023 को कहां पर? जबलपुर एमपी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। देखिए, आपको इसका आदर्श वाक्य भी याद रखना पड़ेगा। यह है वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। अभी अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेस हैं, आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, चाहे वो यूपी एग्जाम का हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम का हो, चाहे वो आप कहें कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीसीएस, अभी एमपीएसआई की वैकेंसी आई है,
तो आप किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और दोस्तों आपको कोड लगाना पड़ेगा RAJCA10, राजा CA10। दोस्तों 3750 रुपए फीस है SSC की 12 महीने की, और 4219 रुपए फीस है 24 महीने की, और ये 30 जून तक एप्लीकेबल है। RAGACA10 ये कोड आपको लगाना पड़ेगा। और देखिए यहां पर ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यहां पर मैं भी पढ़ा रहा हूं और हमारी पूरी टीम पढ़ा रही है। आप देख पा रहे हैं सीजीएल 2024 का टारगेट कर रहे हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन एसएससी का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन से आप एसएससी के सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ सबकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आईएनएस कृपाण भारत के द्वारा किस देश को तोहफे में दिया गया? आईएनएस कृपाण हैज बीन गिफ्टेड बाय इंडिया टू विच कंट्री? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वियतनाम। आईएनएस कृपाण भारत के द्वारा वियतनाम को दिया गया है। दोस्तों भारत ने नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, और किसकी नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए? वियतनाम की। और वियतनाम को इसने भारत में जो निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण है इसे तोहफे में दे दिया है। अगला प्रश्न ये रहा, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां पर खोला गया है? वेयर हैज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्किन बैंक हैज बीन ओपन? तो देखिए उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया, ये सफदरजंग में खोला गया। सफदरजंग कहां पर है दोस्तों? तो सफदरजंग दिल्ली में है। कहां पर है ये? सफदरजंग दिल्ली में है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों एक ऐसा बैंक है जहां पर मृत व्यक्तियों की जो स्किन होगी वो दान की जाएगी। वो सेम ऐसे है जैसे कि आप लीवर दान करते हैं, आप शरीर के किसी भी हिस्से को दान करते हैं। आपको एक डाटा मैं बता देता हूं, भारत में हर साल लगभग 7 से ऐसे 10 मिलियन लोग हैं जो जलने की वजह से या फिर सड़क दुर्घटना में या किसी भी प्रकार से अपनी चमड़ी को खो देते, स्किन को खो देते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत बढ़िया स्टेप है जिसमें उनको स्किन मिल सकती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, भारतीय सेना ने अग्नेस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? वेयर हैज इंडियन आर्मी कंडक्टेड फायर आर्म्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो देखिए अग्नेस्त्र को लद्दाख में, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अभ्यास में एंटी टैंक मिसाइल और कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में होता है। सिन्यू मैत्री भी होता है। और पहला साइक्लोन ये किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया 2023 में। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार में। कहां पर? बिहार राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में यह बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, और मंदिर का जो काम है ये 2025 तक पूरा होना है ऐसा बोला गया है। देखिए बिहार में जो रामायण मंदिर बनाया गया है ये कंबोडिया के वर्तमान सबसे बड़े मंदिर जो कि अंकोर वाट मंदिर है, ये उससे भी लंबा होगा जो कि 12th सेंचुरी में बनाया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वीमेन्स वर्टिकल? तो फ्रेंड्स ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष बनाया गया है रूबी सिन्हा को। किसे बनाया गया है? रूबी सिन्हा को बनाया गया है। यहां पर हम सारे ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। हाल ही में गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? हसमुख अधिया को बनाया गया है। स्वामीनाथन जानकी रमन हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने, मैंने आपको पढ़ाया है। आईजीएल के नए एमडी बने हैं कमल किशोर चटीवाल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से आपको लिखना है। देखिए रूबी सिन्हा की बात करें तो इन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व? तो फ्रेंड्स 19 जून को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। अब दोस्तों सिकल सेल एक प्रकार की हेरिडिटरी डिसीज है, अनुवांशिक रोग है। इसमें होता क्या है कि जो आरबीसी का आकार होता है ये क्या हो जाता है? सिकल के बराबर, हंसिए के जैसा दिखने लगता है, अर्धचंद्राकार जैसा दिखने लगता है। नॉर्मल शेप इस प्रकार से आरबीसी की होती है, लेकिन ये क्या होता है? ये हंसिए जैसा दिखने लगता है और इसकी वजह से रक्त वाहिनियों में रुकावट पैदा हो जाती है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में इंडिगो के द्वारा एयरबस से कितने विमान खरीदे जाएंगे? हाउ मेनी एयरक्राफ्ट विल बी बॉट बाय इंडिगो फ्रॉम एयरबस? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 500। तो 500 यहां पर इंडिगो के द्वारा 500 विमानों को खरीदा जाना है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने फैसला किया है कि वो एयरबस से 500 विमान खरीदेगा। दोस्तों इसमें A30 NEO, A31 NEO, A30 XLR ये सारे विमान शामिल हैं जिन्हें एयरबस से खरीदा जाना है। दोस्तों हाल ही में एक फैसला टाटा ने भी किया था कि वो 470 यात्री विमान खरीदने के लिए बोइंग और एयरबस से वो खरीदेगा। टाटा जो है वो बोइंग और एयरबस विमान बनाने वाली कंपनियों के साथ उसने 470 यात्री विमान खरीदने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसे G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? हु हैज इंडिया प्रपोज टू ज्वाइन G20? तो फ्रेंड्स भारत ने फैसला किया है कि भारत अफ्रीकी संघ को यानी अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव भारत ने रखा है। दोस्तों G20 सम्मेलन आप सभी को पता है कहां पर होने वाला है? ये भारत में इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो दोस्तों इंडिया में जब ये ऑर्गेनाइज होने वाला है तो भारत ने फैसला किया है कि हमें अपने साथ उनको भी लाना चाहिए, अफ्रीकन यूनियन को भी लाना चाहिए। अब देखिए यहां पे हम बात कर लेते हैं अफ्रीकी यूनियन की। 1963 में अफ्रीकी यूनियन की स्थापना हुई है। इसमें 55 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 55 मेंबर्स हैं। और यह जो संघ है अफ्रीका महाद्वीप के देशों से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव किस देश ने रोका है? Which country has blocked the proposal to declare 26/11 मुंबई टेरर अटैक accused साजिद मीर as global terrorist? तो हमारा पड़ोसी देश चीन मान नहीं रहा है। अपने हमेशा छोटे भाई पाकिस्तान को बचाने का प्रयास करता रहता है और पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइना ने फैसला किया कि 26/11 का जो मुंबई आतंकी हमले का आरोपी है साजिद मीर, तो उसके खिलाफ इसने वीटो पावर लगा दिया, जिसकी वजह से इसे आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका। देखिए अगर बात करें तो भारत और अमेरिका इन दोनों ने पहले से ही इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, लेकिन चीन ने इसमें अपना वीटो पावर लगाया है। देखिए 26/11 मुंबई आतंकी हमला किस ईयर हुआ था? 2008 में हुआ था। भारत को आज भी वो दिन 26 नवंबर कभी भूलता नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा, डॉक्टर सुमित सेठ किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? डॉक्टर सुमित सेठ हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो डॉक्टर सुमित सेठ को पनामा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पनामा। डॉक्टर सुमित सेठ पनामा में भारत के राजदूत बने हैं। यहां पर अन्य ऑप्शंस भी हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। सुधाकर दलीला भूटान में भारत के राजदूत हैं। जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। क्या नाम है? सीबी जॉर्ज नाम है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, पेंगल पथुकट्टू थिट्टम ये महिला सुरक्षा योजना है, इसे किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु राज्य में। कहां पर स्टार्ट किया गया है? तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट किया गया है। दोस्तों चेन्नई शहर में इस योजना को स्टार्ट किया गया। इस योजना के तहत जो भी महिलाएं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में काम से लौटती हैं तो उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान किया जाएगा। रात में वो फोन करेंगी, डायल करेंगी नंबर, और हेल्पलाइन नंबर डायल करने के बाद पुलिस उनके लिए स्पेशल व्हीकल प्रोवाइड करेगी और उन्हें घर तक छोड़ करके आएगी।
दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द फ्रेंच ओपन टेनिस वीमेन सिंगल्स टाइटल? तो फ्रेंच ओपन टेनिस का टाइटल जीता ईगा स्वितेक ने जीता है। किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं। किस देश की प्लेयर हैं? ये पोलैंड की प्लेयर है। दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं और ईगा स्वितेक, इन्होंने जीता है इससे। देखिए इन्होंने किसको हराया है? तो चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। और वहीं पे मेंस टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। देखिए किस देश के प्लेयर हैं? नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। इन्होंने राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। ठीक है, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रैंड स्लैम जो शब्द है ये टेनिस से रिलेटेड है। एक साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए आपबू आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 ओपन होते हैं एक साल में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर होता है आपका विंबलडन, फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में शक्ति योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? शक्ति योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो देखिए शक्ति योजना को हाल ही में कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया। किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। दोस्तों कर्नाटक के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने शक्ति योजना को लॉन्च किया है। योजना के तहत जो महिलाएं हैं, महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा मिलने वाली है। मुफ्त यात्रा वो कर सकती हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किसने जीता है? हु हैज वॉन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल? तो देखिए भारत के लिए बहुत ही बुरा समय है, चल रहा है। बार बार भारत फाइनल पर पहुंचता है पर फाइनल चैंपियनशिप नहीं जीत पाता। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के द ओवल मैदान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत को 209 रन से हरा दिया है। देखिए मैन के जो फाइनल मैन ऑफ द मैच बने हैं वो बने हैं ट्रेविस हेड। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ट्रेविस हेड। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की सभी फॉर्मेट में ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया है। देखिए यहां पर देखिए 2019 से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। आईसीसी के द्वारा संचालित टेस्ट क्रिकेट की एक लीग प्रतियोगिता है। पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा करके जीता था। अगला प्रश्न रहा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के हाल ही में नए सीईओ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं, ये हैं अमित अग्रवाल। क्या नाम है इनका? अमित अग्रवाल नाम है। दोस्तों यहां पर बात करते हैं अमित अग्रवाल की, तो जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ बने हैं। और वहीं पर एक और नियुक्ति आपको याद रखनी, सुबोध कुमार सिंह की। तो सुबोध कुमार सिंह एनटीए, जिसे हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनके ये महानिदेशक डीजी बने हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में वापस से फिर से शामिल हो गया है? विच कंट्री हैज रीज्वाइंड यूनेस्को? तो वापस से अमेरिका जो है यूनेस्को में शामिल हो गया है। अमेरिका वापस से यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया है, जो कि 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को को छोड़ दिया था। दोस्तों अमेरिका को यह बात समझ में आ रही थी कि यूनेस्को छोड़ने के बाद उसका स्थान धीरे धीरे चीन का जो वर्चस्व है वो बढ़ रहा है। तो चीन के वर्चस्व को कमजोर करने के लिए वापस से अमेरिका यूनेस्को में शामिल हुआ है। यूनेस्को ने जो अमेरिका और यूनेस्को के बीच में जो विवाद था उस विवाद को हटाया गया है और बजट में भी सुधार में लाया गया है। इसके बाद से अमेरिका ने यूनेस्को में वापस से शामिल होने की घोषणा कर दी है।
देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। 193 मेंबर कंट्रीज हैं और 12 सहयोगी सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक हैं। क्या नाम है? आंद्रे अजोले। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे बोलते हैं एकूवेरिन, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज इंडो मालदीव ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकूवेरिन बीइंग हेल्ड? तो देखिए, एकूवेरिन का आयोजन उत्तराखंड राज्य में, कहां पर? उत्तराखंड राज्य में भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। दोस्तों, ये उत्तराखंड के चौबटिया में 11 जून 2023 को उत्तराखंड में 12वां संस्करण का आयोजन किया गया है। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका उद्देश्य है आतंकवाद और कोई भी ऐसी इंसर्जेंसी होती है उस समय किस प्रकार से हम लड़ सकते हैं और साथ में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान कर सकते हैं, यह इसका उद्देश्य है। यहां पर इंपॉर्टेंट अभ्यास को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक होता है और खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न ये रहा, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया जाएगा? तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास जी को प्रदान किया जाएगा। किसे प्रदान किया जाएगा? शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान आरबीआई गवर्नर हैं और आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। दोस्तों, बेस्ट गवर्नर का अवार्ड इन्हें लंदन में सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच लाया हूं जो केवल 999 कॉस्ट का है। इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल यानी भारत का सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको यहां पर जीएस फाउंडेशन बैच मिल रहा है और साथ में सबसे कम प्राइस पे। दोस्तों, यहां पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 10 महीने में आपको सारा जीएस फाउंडेशन मिलेगा। आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो आप लाइव पढ़ सकते हैं मेरे साथ, और रिकॉर्डेड भी आपको सेशन मिलने वाला है, तो आप दोनों माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप कैसे ज्वाइन करें? तो ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन को यहां पर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद लिंक जो मैंने आपको दी है वो आप क्लिक करोगे, फिर अपना आप एग्जाम सिलेक्ट करोगे। किसी भी एग्जाम को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर कोई और एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी, आईआईटी, बैंक एग्जाम, एमपीपीएससी, एमपीबी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, आप जब लिंक क्लिक करोगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के बाद आप ज्वाइन बैच पे क्लिक करना। तो यहां पे ज्वाइन बैच पे 999 का कॉस्ट लिखा हुआ है, आप यहां पर ज्वाइन हो जाओगे और फिर आप जो है जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो यहां पर आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा हर क्लास का। आप फिर यहां पर डिस्काउंट कोड लगा लेना जब परचेस करेंगे आप, RAJACA10, तो यहां पर आपको 200, 300 रुपए, 500 रुपए और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अरुण पोल एप्लीकेशन को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अरुण पोल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो देखिए, अरुण पोल ऐप को लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। ठीक है, अरुण पोल ऐप को किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। वहां के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश की जो पुलिस है उनको जानकारी मिलेगी, उनको शिकायत मिलेगी एप्लीकेशन के माध्यम से। जो आम लोग होंगे वो थाने नहीं जाएं, वो डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत की तुरंत जांच जो है पुलिस करेगी। पुलिस के लिए हेल्पफुल हो जाएगा और जनता के लिए भी। ISSF
जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? तो देखिए ISSF पर भारत पहले स्थान पर रहा। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत पहले स्थान पर रहा। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो जर्मनी के सुहल में इसका आयोजन किया गया ISSF जूनियर विश्व कप का। भारत इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर रहा। भारत इसमें 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 15 मेडल जीते हैं। और देखिए भारत जो है 2019 से आयोजित सभी प्रकार की जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में टॉप में ही रहा है, शीर्ष में ही रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे देखते हैं। तो पहले नंबर पे भारत था, दूसरे नंबर पे कोरिया था 12 मेडल के साथ, तीसरे नंबर पे अमेरिका था, चौथे नंबर पे इटली था और 5वें नंबर पे फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के द्वारा एयर डिफेंडर 23 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? एयर डिफेंडर 23 एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय नाटो बाय इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। कहां पर? जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा नाटो के द्वारा डिफेंडर 23 अभ्यास का। दोस्तों ये सबसे बड़ा वायुसेना डिप्लॉयमेंट अभ्यास है जो 12 जून से शुरू होगा और लगभग 10 दिनों तक चलेगा और जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा। जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों नाटो की बात कर लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। देखिए यहां पर नाटो में अभी रिसेंटली एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ है जो कि फिनलैंड है। 2023 में ज्वाइन हुआ है फिनलैंड, 31st मेंबर है। अभी यहां पर फिनलैंड में एक और अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है आर्कटिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग मिला है? इशाद मैंगो ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? तो किस राज्य का है ये? तो इशाद आम जो है प्यारे दोस्तों ये कर्नाटक राज्य का है। कहां का है ये? कर्नाटक राज्य का है। ये इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है। और यहां पर मैं आपको इशाद आम के 2 प्रकार बताता हूं, एक कारी इशाद है, एक बिली इशाद है। अच्छी तरीके से विकसित पेड़ के एक मौसम में 2000 तक इसमें फल मिल जाते हैं। हाल ही में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग दिए गए हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग बता देता हूं। मरचा चावल जो कि बिहार राज्य को जीआई टैग दिया गया। बनारस पान उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसे जीआई टैग दिया गया। हाथरस हींग उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के रीवा में सुंदरजा आम मिलता है गोविंदगढ़ में, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंध है। और लद्दाख शिंगस्कोस लद्दाख को जीआई टैग दिया गया है। पहला जनजाति खेल महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? वेयर इज फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए दोस्तों पहला जनजाति खेल महोत्सव इसका आयोजन कहां पर किया गया है? ओडिशा में किया गया है। कहां पर किया गया दोस्तों? ओडिशा में। ये 9 से लेके 12 जून तक आयोजित किया गया। 2023 में भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया है। देखिए पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में समग्र चैंपियन के रूप में ओडिशा इसमें सबसे नंबर 1 रहा। और इसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और ओडिशा दोनों ने मिलकर के किया है। देखिए भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। क्या नाम है इनका? जी किशन रेड्डी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? तो देखिए इनका नाम है पीटर एल्बर्ट्स। क्या नाम है? पीटर एल्बर्ट्स। ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अभी यहां पर ऑप्शन दिए गए थे उसे भी डिस्कस करते हैं। तो UIDAI के सीईओ अमित अग्रवाल बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद बने हैं। निर्मला लक्ष्मण हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्ट्स बने हैं, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और ये कब तक इस पद पर रहेंगे? 2024 तक इस पद पर रहेंगे। यवोन मंजी मकोलो का स्थान लेंगे। ठीक है,
चलिए यहां पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, IATA की बात कर लेते हैं। तो दुनिया की ये एयरलाइन की व्यापार कंपनी है। ठीक है, तो यहां पर बात करें दुनिया की एयरलाइन की एक व्यापार संघ है, एक ट्रेड एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में 1945 में इसकी स्थापना हुई है। कच्चे इस्पात में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना? विच हैज बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। तो देखिए दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बना है। पहले नंबर पे चाइना है, भारत चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत के वर्तमान जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन है, इनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। इन्होंने बताया है कि कच्चे इस्पात में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चौथे स्थान से भारत सेकेंड प्लेस पे पहुंच गया है और चाइना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है। वैश्विक दासता सूचकांक जारी किया गया, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इंक्लूडेड इन ग्लोबल स्लेवरी 2023। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 160। इसमें 160 देशों को शामिल किया गया वैश्विक दासता सूचकांक में। अब सवाल उठता है कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है द वॉक फ्री फाउंडेशन। द वॉक फ्री फाउंडेशन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की फाउंडेशन है, वैश्विक दासता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 160 देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 का 5वां एडिशन है और 2022 के अनुमानों पर यह आधारित है। देखिए यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि आधुनिक गुलामी होती क्या है। जब कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, धोखा या शक्ति का दुरुपयोग के कारण ना तो मना कर सकता है ना ही छोड़ सकता है, तो इस गुलामी को हम कहते हैं आधुनिक गुलामी। ठीक है, देखिए सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाला जो है वो देश कौन कौन सा है? तो यहां पर अधिकतम संख्या उत्तर कोरिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस में देखने को मिली है। वहीं पे सबसे कम प्रचलन स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हर घर जल जिला बना है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम एवरी हाउस होल्ड वाटर डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट बना है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है निवाड़ी। क्या नाम है? निवाड़ी। तो एमपी का ये दूसरा जिला है जिसे अभी हर घर जल जिला घोषित किया गया। इसके पहले पहला डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर था। तो ये बुरहानपुर जो था देश का पहला हर घर जल जिला बना था और गौरव प्राप्त किया इसने। दूसरा जिला निवाड़ी बना है। 253 विलेजेस में 55,645 घरों में 100% नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। 60,07,000 से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है। अब तक ऐसा टारगेट अचीव कर लिया गया है। दोस्तों भारत सरकार का टारगेट भी है कि 2019 में 2024 तक हर घर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना उद्देश्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो हर घर जल राज्य बना है, तो वह गोवा है। ठीक है, और पहला यूनियन टेरिटरी दादरा और नगर हवेली है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विल बी हेल्ड। तो देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। आप सभी को पता है कि जो आने वाला समय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चुनौतियां भी आनी हैं, तो इसी को लेकर के यहां पर सम्मेलन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्क हैं उस पर विचार किया जाएगा। तो विभिन्न देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिमों को कम करने के लिए इसमें तरीके तलाश रहे हैं। अमेरिका का इकबाल मसीह पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन इकबाल मसीह अवार्ड ऑफ अमेरिका। तो देखिए इकबाल जो यहां पर मसीह अवार्ड है, ललिता नटराजन ने जीता है। किसने जीता है? ललिता नटराजन ने यह अवार्ड जीता है। ये बाल अधिकार अधिवक्ता है ललिता नटराजन। अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा प्रस्तुत बाल श्रम को कम करने के लिए 2023 का इन्हें इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया है।
दोस्तों दक्षिणी भारत में बाल श्रम का मुकाबला करने में अपने नेतृत्व के लिए ललिता नटराजन जानी जाती हैं। अब यहां पर मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं कैसे ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ। तो 2008 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा स्थापित हुआ। दोस्तों यहां पर आप एक बच्चे को देख पा रहे हैं, तो इकबाल मसीह इसका नाम है। ये पाकिस्तान का एक बच्चा है, इसे बेच दिया गया था, गुलामी में बेच दिया गया था और कालीन कारखाने में काम करने के लिए इसे मजबूर किया गया था। बाद में इसकी हत्या कर दी गई, डेथ हो गई। उसके बाद से फिर इकबाल मसीह पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया। पेरिस डायमंड लीग 2023 में मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में कौन सा स्थान हासिल किया है? What is position in long jump by मुरली श्रीशंकर इन पेरिस डायमंड लीग 2023? तो पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? मुरली श्रीशंकर ने 3rd प्लेस हासिल किया है। दोस्तों इस मैच का आयोजन कहां पर किया गया था? फ्रांस में किया गया था। फ्रांस में पेरिस डायमंड लीग का आयोजन किया गया था और ये तीसरे स्थान पर रहे। तो दोस्तों व्यक्तिगत सबसे बेस्ट छलांग इनकी 8.36 मीटर रही। पिछले साल इन्होंने छलांग लगाई थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ? एमपी में हुआ, 8 शहरों में। इसका शुभंकर था आशा चीता। थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो और पहला राज्य महाराष्ट्र था, दूसरा राज्य हरियाणा था, 3rd प्लेस एमपी का था। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the Women's Hockey Junior Asia Cup 2023 टाइटल? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का फाइनल मैच जीता है। अब सवाल उठता है इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने कोरिया को 2-1 से हरा करके महिला जूनियर एशिया कप 2023 को जीत लिया है। भारतीय कप्तान प्रीति को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। ठीक है, भारत ने ओमान के सल्लाहल में देखिए पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके पुरुष जूनियर एशिया कप भी जीता। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो भारत ने महिला भी और पुरुष दोनों को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज वॉन फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023? तो फीफा अंडर 20 कैटेगरी में उरुग्वे, यहां पर राइट आंसर होगा उरुग्वे। उरुग्वे ने फीफा अंडर 20 विश्व कप को जीत लिया है। देखिए 23 नंबर का जो फीफा अंडर 20 विश्व कप था ये अर्जेंटीना में आयोजित किया गया और फीफा जो ओवरऑल कैटेगरी में विजेता बना था वो अर्जेंटीना बना था 2022, जो कि कतर में आयोजित किया गया था। ये अंडर 20 विश्व कप है। तो पहली बार उरुग्वे ने इस खिताब को जीता है। किसको हरा करके? इटली को 1-0 से हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया है? विच कंट्री हैज बिल्ट वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली विंड टनल हाल ही में चाइना ने बनाया है। किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। दोस्तों इसका नाम है JF-22। तो JF-22 इसका नाम है। इसका डायमीटर 4 मीटर है, जिसे आप फिट में 13 फिट कहेंगे और हर सेकेंड 10 किलोमीटर तक की उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रेडेटर ड्रोन सौदे की मंजूरी कर ली है? द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रेडेटर ड्रोन डील फ्रॉम विच कंट्री? तो जो प्रेडेटर ड्रोन है हाल ही में अमेरिका के साथ, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ प्रेडेटर ड्रोन सौदे की मंजूरी की है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन को, और ये ड्रोन जो है आपको बता दूं बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, जो दुश्मनों को मतलब मिनटों में मतलब धूल चटा सकता है। 21 से 24 जून आप सबको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, गए और उसके बाद उन्हीं की यात्रा के पहले ही रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रेडेटर सौदे की मंजूरी कर ली थी। ठीक है, चलिए किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया? विच स्टेट जेल हैव बीन रीनेम्ड एज करेक्शनल होम्स? तो देखिए इसका जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि कारागारों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने का निर्देश दिया है।
भारत सरकार के द्वारा आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया गया, जिसमें बोला गया है कि कैदियों की स्थिति को सुधारा जाए और पुनर्वास के लिए अहम कदम उठाया जाए। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालासोर ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ? एक ऐसा दिन जो भारत कभी नहीं भूल सकता, आज वो दिन हम सभी के जहन में है। तो ये उड़ीसा में हादसा हुआ। बालासोर कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। आपने इस प्रकार से देखा था कि जो ट्रेन थी माचिस की डिब्बियों की तरह इधर उधर गिरी हुई थी, और ये जो हादसा हुआ था 2 जून 2023 की शाम को हुआ था, जब 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में भिड़ंत हो गई और भीषण रेल हादसा देखने को मिला। लगभग 300 लोगों की इसमें जाने गई, बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। दोस्तों यहां पर आपसे जगह पूछी जा सकती है कि बालासोर जिले के बहनागर रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई है, तो बहनागर रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल दोस्तों 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं। यहां पर हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया था कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तब फैसला किया गया था कि 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे, और फिर 1973 से मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। इसकी थीम उस वर्ष थी केवल एक पृथ्वी। इस वर्ष की थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो ये है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। ठीक है, सॉल्विंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, यहां पर थीम जो है सॉल्विंग प्लास्टिक पोल्यूशन, या आप ये याद रखना, थोड़ा इसकी हिंदी गलत हो गई है। हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस वर्ष का विषय है। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी कोटे डी आइवर नीदरलैंड के साथ साझेदारी में की गई है। अगला प्रश्न ये रहा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया? Who has secured the first place in खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आप देखिए सबसे पहला स्थान इस वर्ष किसने हासिल किया है? तो यह है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या नाम है, किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो यहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। दोस्तों ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ कहां पर? उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ है? यूपी में हुआ है, और नोएडा, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों शुभंकर क्या है? बारासिंघा, इसे जीतू बोला गया। हर दिल में देश इसका गान था। सबसे ऊपर था पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का, और तीसरे नंबर पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक राज्य का। 26 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 26 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 69 मेडल के साथ सबसे ऊपर पंजाब था। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड? तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं, जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। यहां पर मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री, इनको जो बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, पीएम मोदी जी को मिला है। पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ से सम्मानित किया गया पीएम मोदी जी को। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने सम्मानित किया एबेकल अवार्ड से। किससे? एबेकल अवार्ड से। अब यहां पर सूरीनाम के प्रेसिडेंट देख रहे हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, इन्होंने ये सूरीनाम की जब यात्रा पर गई थी हमारे देश की राष्ट्रपति, तब इन्हें सम्मानित किया गया था सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। ठीक है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड। अगला प्रश्न रहा, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाएगी? द मिस वर्ल्ड 2023 कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा भारत।
भारत में दोस्तों 2023 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 71 एडिशन आयोजित किया जा रहा है। 1 महीने तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो कि नवंबर से दिसंबर में होगा। कब से होगा? नवंबर से दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। नाटो के द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री द आर्कटिक चैलेंज 2023 एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नाटो। तो नाटो के द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 का अभ्यास ये कहां पर आयोजित किया गया? फिनलैंड में। कहां पर? फिनलैंड में आयोजित किया गया। मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड हाल ही में 31st मेंबर बना, नाटो में से शामिल किया गया है। तो उसमें नाटो के 14 देशों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो देखिए, इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है इनका? डेनिस फ्रांसिस नाम है, जो कि 78 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। यहां पर ऑप्शंस में मैं और भी ऑप्शंस को डिस्कस करता हूं। एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ के महासचिव हैं, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम हैं, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो टीटी के नागरिक है डेनिस फ्रांसिस, जिन्हें यूएनजीए का अध्यक्ष बनाया गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन और हमारा सेशन यहां पे कंप्लीट होता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन को दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यूपी में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। दोस्तों, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह स्टार्ट किया गया। अभी देखिए, दूध के उत्पादन में यूपी बहुत आगे था, लेकिन राजस्थान अभी प्रेजेंट में सबसे नंबर 1 राज्य बन गया है। तो 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। यह मिशन जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपने दूध बेचने की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को सेशन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको मंथली करंट अफेयर्स का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों शेयर करना मत भूलना और लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। 23 नंबर का जो आईफा अवार्ड्स है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा एक इमेज दिया है मैंने, उसको पहचानना है कि ये इमेज किस व्यक्ति की है। दोस्तों, आप मुझे वाईफाई स्टडी 2.0 पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए देख सकते हैं। मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं और आप राजा गुप्ता सर्च करके, राजा गुप्ता डेली करंट अफेयर लिख के सर्च कर सकते हैं। मैं करंट न्यूज एनालिसिस करता हूं और अभी मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया है मैंने। और इसके अलावा मैं वीकली करंट अफेयर्स को भी कवर करता हूं। राज्य विशेष करंट अफेयर्स को भी हम यहां पर देखते हैं। तो करंट अफेयर्स और जीके के लिए आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनने का पूरा प्रयास है। इसलिए प्लीज सपोर्ट अस और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और रात को 8 बजे इसका टेस्ट भी होगा, आप इस टेस्ट को भी अटेंड करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका एक स्पेशल टेस्ट होने वाला है 6 जून को। यहां पर देखिए 6 जून को आपका टेस्ट भी होने वाला है। यहां पर देखें 6 जून को आपका टेस्ट भी होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं 6 जून को आपका टेस्ट होगा, 6 जून। और ये टेस्ट होगा, आप टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन भी पा जाएंगे। और ये टेस्ट होगा रात को 8 PM पर। यही मंथली करंट अफेयर जो आपने पढ़ा इसी का टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स चलने का समय हो गया है, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।